अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने पढ़ना है आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, और उसके लिए हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस एक कंसिडर करनी है। रेजिस्टेंस आर होगी, उसकी कैपेसिटर लेना है हमने कैपेसिटेंस सी का, और इंडक्टर लेना है हमने इंडक्टेंस एल का। इन सारों को हमने सीरीज में, चूंकि सीरीज सर्किट है यानी एक ही वायर के जरिए पहले आर को कनेक्ट करना है, फिर हमने सी को कनेक्ट कर देना है, फिर हमने इंडक्टर को कनेक्ट कर देना है, और इसको हमने साथ में लगा देना है सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ। इसको हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ लगा देना है। जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसकी ईएमएफ हमें दी हुई है E इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा डी टी। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। उसकी वजह से हमें पता है सीरीज सर्किट में जब हमने इसको लगा देना है तो सारे सर्किट में एक ही करंट फ्लो करेगा, और उसको हमने आई से रिप्रेजेंट करना है। और हमें पीछे से पता है कि हमारे पास करंट जो है वो भी साइन फंक्शन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा डी टी माइनस फाई जो है रेजिस्टर के केस में 0 होगा, सी के केस में जो है वो +90 होगा, और इंडक्टर के केस में जो है वो हमारे पास -90 होगा। ठीक है, ये जो हमने फेज डिफरेंसेस को लिख लिया तीनों के लिए कलेक्टिवली। ठीक है, अब आई नॉट मैक्सिमम करंट का एम्पलीट्यूड है, फाई इसका यहाँ हमारे पास फेज डिफरेंस है। इसको अगर हम एनालिसिस करना चाहें विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल या लूप रूल जिसको हम कहते हैं, क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। बेसिकली जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो हमारे पास यही है सिर्फ। ठीक है, तो वो उसी का वहां से ही हमारे पास सर्किट में एनर्जी आ रही है, और वो कहाँ कहाँ अपीयर हो रही है, रेजिस्टर के क्रॉस भी हो रही है, कैपेसिटर के क्रॉस भी हो रही है, इंडक्टर के क्रॉस भी हो रही है। जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप अपीयर हो रहा है वो वी होगा, इसी तरह से कैपेसिटर के क्रॉस वी होगा, और इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो VL होगा। तो लिहाजा हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं इसके लिए कि EMF जो है वो टोटल EMF ऑफ द सर्किट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर के इक्वल है हमारे पास। अब इसको एनालिसिस हमने करना है, हम दो तरह का बल्कि तीन तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। एक हमारे पास है फेजर एनालिसिस जो फेजर के जरिए होगा वेक्टर के साथ, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस है यानी कि हम इनकी फेज एनालिसिस भी इसको हम कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे, एज अ फंक्शन उसको लेंगे और उसकी वेव शेप को स्टडी करेंगे, यानी साइन वेव बनाएंगे या कॉसाइन वेव बनाएंगे। और तीसरा जो है वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम फेजर एनालिसिस को देख लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि फेजर बेसिकली ऐसे हमारे पास वेक्टर्स होते हैं जो कि टाइम वेरिंग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बारी बारी करते हैं। ठीक है, करंट और वोल्टेज के दरमियान हमने पीछे फेजर जो है वो ड्रॉ किए हुए हैं, तो लिहाजा इनको हम फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फेजर जो है हम किसी भी ऐसे वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास करंट का है तो इसको हमने ओमेगा डी टी माइनस फाई उसका जो है वो फेज होगा, और ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो लेंथ है वो इसके करंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, और ये रोटेट कर सकता है वर्टिकल एक्सिस के अबाउ। ठीक है, लेंथ इसकी जो है हमें देती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी, और उसकी जो प्रोजेक्शन है वो हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास आ जाती है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, अब इस हिसाब से देखा जाए तो हमने पहले AC थ्रू हुआ रेजिस्टर भी पढ़ा है, AC थ्रू हुआ कैपेसिटर भी पढ़ा, और AC थ्रू हुआ इंडक्टर भी पढ़ा है। तो तीनों का हम एक कंबाइन इफेक्ट जो है हम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे जो है इसका मतलब अलग-अलग से। ठीक है, पढ़ लिया है हमने, और अब हमने पढ़ना है इसका कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है, आई नॉट और आई वाला तो हमने पीछे कर लिया है डिस्कस, ये वाला। ठीक है, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम ही होता है तो सिर्फ एक ही फेजर होगा इसका, वही रेजिस्टर के अक्रॉस, वही कैपेसिटर के अक्रॉस, और वही इंडक्टर के अक्रॉस होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो किस तरह से, वो तो हर एक के अक्रॉस अलग अलग है ना। रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो VR है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो VC है, इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो VL है। तो सबसे पहले हम करने लगे हैं, कौन सा करने लगे हैं, VR का। VR को हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। उसका फेज हमने ले लिया ओमेगा डी टी माइनस फाइव, ये हमने सिंबॉलिकली लिया है। अगर हमने रेजिस्टर के केस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे पास 0 होता है फेज इसका। ठीक है, ओमेगा डी टी माइनस फाइव इसका हमने V नॉट R मैक्सिमम वैल्यू ले ली। जब इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर तो हमारे पास आएगी VR।
ठीक है। और दूसरा आ जाएगा हमारे पास, हमने कहा था कि कैपेसिटर के केस में, जो कैपेसिटर है उसके केस में हमारे पास जो VOC है वो इनिशियल वैल्यू से जो है वो -90 डिग्री का जो है वो एंगल बना रही है, लिहाजा हमने VC को हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास ये वाली, ठीक है। इसी तरह से इंडक्टर की जो है वो VR के साथ, जो VR जो है ये बेसिकली पोटेंशियल की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की भी, ठीक है। तो करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज रेजिस्टर के लिए, ये करंट की भी डायरेक्शन बता रहा है, वोल्टेज की भी बता रहा है। अगर हम कैपेसिटर के लिए आए तो कैपेसिटर क्या होता है, वोल्टेज करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री, लिहाजा इसको -90 पे हमने ड्रॉ कर दिया है। ये करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ये इंडक्टर के लिए होता है, लिहाजा इसको हमने पॉजिटिव 90 का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करके तो फिर हमने VL को ड्रॉ कर लिया। इसी तरह इसकी प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर तो वो आ जाएगी VL। ये हमारे पास फेजर एनालिसिस है जिसमें हमारे पास रेजिस्टर भी हो गई, इंडक्टर भी हो गया, कैपेसिटर भी हो गया, जबकि ओवरऑल जो हमने सोर्स ऑफ EMF है उसका जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो थी E = E0 sin ओमेगा dt, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। लिहाजा इट मीन्स कि जब हम E के फेज की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा dt होगी, ठीक है। किस तरह से ऐसा होगा, इसी से हमारे पास जो इसकी रिजल्टेंट जो है E0 या E जो है वो आएगी, कैसे आएगी ये देखें, VL और VC एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा एक दूसरे का VL जो है उसकी लेंथ ज्यादा, इट मीन्स इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ग्रेटर है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे, उसकी निस्बत, ठीक है। लिहाजा हम इसको दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा VL V0L माइनस V0C, ठीक है, ये आ जाएगा। तो दोनों के डिफरेंस को ऑपोजिट डायरेक्शन बट अलोंग सेम लाइन है, लिहाजा हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। जबकि V0R जौन सा है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। हम पैरेललोग्राम, ये वेक्टर्स की फॉर्म में हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और जो हमारे पास ये जो है ये वाली साइड के पैरेलल है चूंकि, लिहाजा ये वाली साइड भी जो है वो आ जाएगी V0L माइनस V0C। तो अगर देखा जाए तो हेड टू टेल रूल से ये दोनों जो हैं वो ऐड हो रहे हैं और इनका रिजल्टेंट जो है वो अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आएगा और वो क्या आ जाएगा, E0, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आएगा। यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सारी दी हुई है। करंट एंड वोल्टेज थ्रू द रजिस्टर आर इन फेज, सो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ वोल्टेज फेजर VR एंड करंट I0, करंट फेजर I0 इज सेम, लिहाजा उसको हमने इसी तरह से ड्रॉ कर दिया, ओमेगा dt -5। द करंट लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पे है। अगर करंट और वोल्टेज की दोनों की यही डायरेक्शन है, करंट सेम है, लिहाजा कैपेसिटर के अक्रॉस भी करंट की यही डायरेक्शन होगी तो उससे 90 डिग्री पीछे आ जाएंगे, क्योंकि करंट लीड करता है वोल्टेज को, तो वोल्टेज लैग करता है, लिहाजा 90 डिग्री पीछे आके इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ वोल्टेज फेजर क्या होगा, V0C का VDT -5 -90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री लेस देन दैट ऑफ करंट फेजर। इसी तरह करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, करंट की ये डायरेक्शन है तो इससे 90 का ग्रेटर एंगल, क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगा, लिहाजा इसको ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका जो फेज होगा वो क्या होगा, V0L का वो हमारे पास आएगा ओमेगा dt -5 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। इसका -90 डिग्री आएगा, इसका प्लस 90 डिग्री आएगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो वो आ रही हैं VR, VC एंड VLC, उनकी प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया और उनको ले लिया है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस EMF हमारे पास वो क्या आएगी, उसकी वैल्यू है हमारे पास E एट एनी गिवन इंस्टेंट, और मैक्सिमम क्या है वो E0 है, ठीक है। तो E0 से हम प्रोजेक्शन वर्टिकल पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF आ रहा है। यहाँ से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये हमारे पास ये वेक्टर एनालिसिस है कि इन दोनों को हम वेक्टोरिकली ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, जबकि ये जो है वो 5 है। यहाँ से अगर इसको देखते हुए अगर हम इसका निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस
बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो बेस की डायरेक्शन में हमारे पास है वी नॉट आर, लिहाजा हम वी नॉट आर का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, लिहाजा वी नॉट प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, उसका स्क्वायर ले लेंगे। और ये जो है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर है, लिहाजा ई नॉट का स्क्वायर आ गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस प्लस फेजर एनालिसिस की एक नई फॉर्म हमारे पास आ गई है, ठीक है। उस सूरत में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हमने इक्वेशन लिख लिया है। वी नॉट आर हमारे पास आई नॉट आर के इक्वल होता है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। वी नॉट एल आई नॉट एक्स एल के बराबर होता है, उसके इक्वल आ जाएगा। वी नॉट सी आई नॉट एक्स सी के इक्वल होता है, उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। जब इसको हम खोलेंगे, यहाँ पे आई नॉट इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, लिहाजा ये हम इसको बाहर निकालेंगे। हर जगह पे स्क्वायर है, लिहाजा जब ये बाहर कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। बाकी रह जाएगा हमारे पास यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ से एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सएल क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है। इसी तरह एक्सी क्या होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो लिहाजा ये भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है। तो ये बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमें दे रही है, ठीक है। ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये रेजिस्टेंस है। आई नॉट को हम उधर ले जाएंगे, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। ई नॉट ओवर आई जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। कंबाइंड रेजिस्टेंस है रेजिस्टर की, कैपेसिटर की और इंडक्टर की। दैट विल बी कॉल्ड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज कॉल्ड इम्पिडेंस। और इसको हम जी से जाहिर करते हैं। तो यहाँ से फिर हम ये वाली जो वैल्यू इसको जी से रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ से अगर हम करंट का एम्पलीट्यूड निकालना चाहें तो वो क्या आएगा, हमारे पास करंट बेसिकली क्या है, हमारे पास रिलेशन आ गया ई नॉट ओवर आई नॉट इज इक्वल टू जी। जी जो है वो हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के इक्वल, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको उधर ले जाएं और उसको इधर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू जी ओवर ई नॉट ओवर जी, ठीक है। तो जी की हम वैल्यू पुट कर देंगे। जी की क्या वैल्यू है हमारे पास जी की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये ई नॉट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा डी एल माइनस 1 ओवर ओमेगा डी सी आ जाएगा। एक्स एल हमारे पास जो है वो ओमेगा डी एल होती है और एक्स सी जो है वो हमारे पास ओमेगा डी सी के 1 ओवर ओमेगा डी सी के इक्वल होती है। लिहाजा उसकी हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो करंट का एम्पलीट्यूड आ गया। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। जो भी हमारे पास रिजल्टेंट होगा, ये ई नॉट तो कांस्टेंट है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। ये इनका जो डिफरेंस है ना, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा कि सर्किट में क्या वैल्यू आ जाएगी, सर्किट में क्या वैल्यू होगी करंट की, ठीक है। अब इसमें ये रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, इंडक्टर की इंडक्टेंस भी कांस्टेंट है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है। लिहाजा बेसिकली यहाँ पे फेज डिपेंडेंट, क्योंकि फेजर एनालिसिस हम करें, फेज डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी, ओमेगा डी, और किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल थीटा पे। जैसे जैसे एंगल थीटा चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है चेंज होगी और उस पर बेसिकली डिपेंड करेगी। निकालते हैं हम फेज कांस्टेंट इसका। अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास होता है tan ऑफ फाई के। तो हम लिख लेते हैं tan फाई परपेंडिकुलर है वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी ओवर जो बेस है हमारे पास वी नॉट आर है। वी नॉट एल की वैल्यू पुट कर दें आई एक्स एल की, और वी नॉट सी की यहाँ आई नॉट आना है, आई नॉट एक्स एल आई नॉट एक्स सी ओवर आई नॉट आर। तो आई नॉट ऊपर से भी कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, नीचे से भी कैंसिल हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी ओवर आर आ जाएगा हमारे पास इसका फेज, ठीक है। अब फेज कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक्सएल और एक्ससी पे। यही वैल्यूज जो हैं फेज पे डिपेंड कर रही हैं और यही चेंज हो रही हैं उसके साथ। अगर हमारे पास एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी होगा फिर क्या होगा, इंडक्टेंस सर्किट में ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस जो है वो उसको ये कैंसल आउट कर देगा तकरीबन, क्योंकि ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा सर्किट जो है इंडक्टिव ओवर रेजिस्टर, ठीक है। सर्किट कैपेसिटिव, ये अगर एक्ससी मौजूद होगी कैपेसिटिव सर्किट होगा, एक्सएल मौजूद होगा इंडक्टिव सर्किट होगा, अगर आर होगा तो रेजिस्टिव सर्किट होगा हमारे पास, ठीक है।